जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद भावना। आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यू। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी क्वेश्चन आज मैंने आपके लिए इसमें कवर करवाए हैं। तो अगर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं या कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हैं 2026 में, तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को सलाह देने वाला मंत्रिपरिषद का प्रमुख होगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की दी गई सलाह के संबंध में क्या कर सकता है? तो क्या कर सकता है? उसे एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह के संबंध में न्यायालय में क्या स्थिति है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी न्यायालय में उसकी जांच नहीं की जा सकती। आर्टिकल 74(2) में कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? तो जैसा कि प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है राष्ट्रपति, जो अन्य मंत्री होती है उनकी। नेक्स्ट है, संघ की मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल संख्या का कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? तो फ्रेंड्स, ये 15% से अधिक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है, संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये है लोकसभा के प्रति। जो संघ की मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए कितने समय तक मंत्री रह सकता है? तो फ्रेंड्स, तो वो 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि कोई मंत्री 6 लगातार महीनों तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? वहां स्वतः मंत्री पद से मुक्त हो जाएगा। ठीक है। अगला है, केंद्रीय मंत्री किसके प्लेजर के दौरान अपना पद धारण करते हैं? तो केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के प्लेजर पर अपना पद धारण करते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सही बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान में प्रधानमंत्री के पद से संबंधित प्रमुख प्रावधान मुख्यतः किस आर्टिकल में है? तो इसका जो आर्टिकल है इससे संबंधित है आर्टिकल 75। इसमें प्रधानमंत्री का पद दिया गया है। ठीक है, ये याद रखेंगे। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कौन सा संवैधानिक कर्तव्य है? तो कौन सा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के निर्णयों की जानकारी देना। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री को किसी ऐसे विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखना होता है जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय लिया हो लेकिन पूरी मंत्रिपरिषद ने विचार ना किया हो। यह किस आर्टिकल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 78 में इसका वर्णन है। ठीक है। नेक्स्ट है, मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। ओके। अगला है, कौन सा कथन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट के संबंध में सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का छोटा और प्रमुख समूह है। ठीक है। नेक्स्ट है, 91वें संविधान संशोधन का यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के संदर्भ में प्रमुख प्रभाव क्या था? ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्टर्स की संख्या पर 15% की सीमा। ठीक है। अगला है, यदि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 है तो संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री सहित संघ की मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो फ्रेंड्स, 81 मंत्री हो सकते हैं। ठीक है। अगला है, संघ के मंत्रियों के सामूहिक उत्तरदायित्व का सबसे सीधा संवैधानिक आधार क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 75 का आर्टिकल सब आर्टिकल 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री के पद के संदर्भ में कौन सा कथन संवैधानिक रूप से सही है? सही बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, भारत सरकार की सभी एग्जीक्यूटिव एक्शन से किसके नाम से व्यक्त की जाती है? तो किसके नाम से की जाती है? गृह मंत्री के नाम से। सॉरी, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के कार्यों के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट है, आर्टिकल 77 के अंतर्गत बनाए गए रूल्स ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मिनिस्टर्स के बीच में गवर्नमेंट बिजनेस का एलोकेशन। ओके। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी देने का दायित्व किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो यह आर्टिकल 78 में दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा विषय आर्टिकल 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की ड्यूटी का हिस्सा नहीं है? तो क्या नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करना। ठीक है।
नेक्स्ट है, यदि प्रधानमंत्री और किसी मंत्री के बीच किसी विषय पर मतभेद हो तो संवैधानिक रूप से इसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी महत्वपूर्ण होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज के सिद्धांत का व्यवहारिक अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मंत्री परिषद सरकार की नीतियों के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि लोकसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाए तो इसका संवैधानिक प्रभाव क्या होगा? क्या होगा? पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पद छोड़ना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान में कैबिनेट शब्द को विशेष संवैधानिक महत्व किस आर्टिकल के संदर्भ में मिलता है? तो कैबिनेट को विशेष संवैधानिक महत्व दिया गया है आर्टिकल 352 के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा के संबंध में राष्ट्रपति को किसकी लिखित सलाह आवश्यक होती है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के द्वारा नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है और किसकी सलाह पर? जो यूनियन कैबिनेट होती है उसकी सलाह लिखित लेना आवश्यक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, 91 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद 10th शेड्यूल के तहत यानी कि जो 10वीं अनुसूची है उसके तहत डिसक्वालिफाइड व्यक्ति को मंत्री बनाए जाने पर क्या प्रतिबंध है? तो क्या प्रतिबंध है? वह निर्धारित अवधि के दौरान मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, आर्टिकल 75(1)(b) किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला है, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से कोई राजनीतिक या नैतिक विवाद हो तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, इसका संबंध है गवर्नमेंट या काउंसिल की कॉमन पॉलिसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के पद को भारतीय संविधान में किस प्रकार समझना सबसे उपयुक्त है? तो फ्रेंड्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड। ठीक है, अगला है, राष्ट्रपति के साथ संवैधानिक रूप से पीएम का संबंध किस आर्टिकल में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो आर्टिकल 78 में है ये। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंत्री के पद और संसद सदस्यता के बीच 6 महीने वाला नियम किस स्थिति को संबोधित करता है? ऑप्शन नंबर बी, संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना होना। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन मंत्री की पार्लियामेंट्री मेंबरशिप के संबंध में सही है? तो सही बताना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंत्री पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है। ठीक है, अगला है, राज्यसभा का सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है? तो इसमें हाँ या नहीं बताना है। तो फ्रेंड्स, बन सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री बन सकता है राज्यसभा का सदस्य। अगला है, यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं है तो क्या वह प्रधानमंत्री रह सकता है? तो फ्रेंड्स, हाँ, यदि वह पार्लियामेंट के किसी एक हाउस का मेंबर है तो बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री के त्यागपत्र का सामान्य संवैधानिक राजनीतिक प्रभाव क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पद समाप्त माना जाता है। नेक्स्ट है, हम लोकसभा की स्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति के सामने मुख्य संवैधानिक आवश्यकता क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी, ऐसा व्यक्ति जो सदन का विश्वास प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का वास्तविक कार्य किस प्रणाली की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम का। नेक्स्ट है, रियल एग्जीक्यूटिव के संदर्भ में भारत में सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा है? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति किसी एडवाइस को पुनः विचार के लिए वापस भेजता है तो पुनः विचार के बाद दी गई एडवाइस के संबंध में राष्ट्रपति की स्थिति क्या होगी? तो फ्रेंड्स, रिकंसिडर एडवाइस के अनुसार ये कार्य करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर न्यायालय द्वारा इंक्वायरी न किए जाने का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के संबंध में सही कथन बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जो प्रधानमंत्री है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है। ठीक है, अगला है, इनमें से कौन सा आर्टिकल 75 से सीधे संबंधित नहीं है? इसमें से आर्टिकल 75 से संबंधित कौन सा नहीं है सीधे? ऑप्शन नंबर डी, बाकी के सभी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पूरे टॉपिक का सही जो कॉन्स्टिट्यूशनल सीक्वेंस है वो है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसे आप देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने टॉप 50 एमसीक्यू किए हैं प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बनने वाले सभी क्वेश्चन हमने आज की क्लास में कवर किए हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।